Let me share my screen. ठीक है, स्क्रीन आ रही होगी, एक सेकेंड. ठीक है, स्क्रीन विजिबल है क्लियरली? यस मैम. ओके, आ जाओ अभी कैप्सूल के ऊपर. इतने सारे चीज़ें हमने कवर कर ली है. कैप्सूल में कुछ चीज़ें ही थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे टैबलेट सबसे पहले, देन सेकंड कैप्सूल. ये ऐसे टॉपिक्स है, जैसे टैबलेट से हमने देखा था कि 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और कैप्सूल से भी देखो कंफर्म क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो ये 2 टॉपिक हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके बाद हमारे पास एरोसोल आता है, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. ठीक है, सस्पेंशन इमल्शन में से क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा एक मेजर मतलब फिजिकल फार्मेसी का भी और ये भी. तो ये हमारा कैप्सूल होने के बाद हम एक बार सपोजिटरीज कर लेंगे. ठीक है, इनकैप्सुलेशन करेंगे, सपोजिटरी साथ में करेंगे एक लेक्चर में. ठीक है, उसके बाद हमारा सस्पेंशन इमल्शन रहेगा. हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. तो उसके बाद जो भी आपको टेस्ट देनी है, फुल मॉक देना है, आई सजेस्ट कि पूरा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो. और सब चीज़ें आपकी मतलब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए. अगर टैबलेट को कर रहे हो तो टैबलेट आपका कितने टाइम में हो जाना चाहिए? आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा उसको रिवाइज करने के लिए लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा लग रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना कुछ क्लास करके बैठ के रिवाइज, मतलब पहले पढ़ा हो और अभी वही सेम चीज़ कर रहे कि दिन दिन भर मैं टैबलेट ही पढ़ रही हूँ या फिर मैं एरोसोल ही पढ़ रही हूँ. तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है. हमें अभी सिर्फ रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर. कैप्सूल जैसे नॉर्मली आपने खाई होगी, सबने लाइफ में कभी ना कभी कैप्सूल खाई होगी, देखी होगी. गर्ल्स मेनली जो विटामिन्स की विटामिन ई वगैरह के फेशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं, वो भी हमारे कैप्सूल में आती है. ठीक है, खाने में भी कैप्सूल आता है. कभी आई में कंजक्टाइवा हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मेसी से जाके वो जो एक ट्यूब मिलती है वो लेके आते हैं. ठीक है, तो आपने ये देखो पिक्चर में आपको कैप्सूल दिख रही होगी. क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है. इसमें एक जो हमारा मेडिकामेंट है या फिर मेरा एपीआई है, वो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं. ठीक है, और इसके ऊपर जो शेल रहता है, ठीक है, ये किससे बनी होती है, मेरी जिलेटिन से बनी होती है. जिलेटिन हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन कंपोनेंट हो जाता है. जिलेटिन के ऊपर क्वेश्चंस भी भर भर के पूछते हैं. तो ये चीज़ें हमें अभी सामने देखनी है. ठीक है, और कैप्सूल में हम पाउडर, लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म सब फिल कर सकते हैं. बस अभी आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर मेरी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है तो वहाँ पे मैं पाउडर यूज़ करूँगी, पाउडर, ग्रैन्यूल्स, पैलेट्स. ठीक है, और अगर मेरा लिक्विड रहेगा तो वो मैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में जो है यूज़ करूँगी. सिमिलर गो फॉर दिस सेमी सॉलिड. सेमी सॉलिड में हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, सॉफ्ट जिलेटिन में जो है यूज़ करेंगे. अब आ जाओ एडवांटेज क्या है मेरे कैप्सूल के. एडवांटेज ये है, ऑब्वियसली टेस्ट को मास्क करता है. कोई भी अनप्लीजेंट अगर ऑर्डर है उसको मास्क करेगा, क्योंकि हम उसको इनकैप्सुलेट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे इजी टू सॉलो होता है, जैसे एज कम्पेयर टू द टैबलेट. टैबलेट को जब हम निगलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बैरियर देखने को मिलता है. ठीक है, मतलब वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता. बट अगर मैं कैप्सूल की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे जो लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है उसका आउटर कवरिंग, इसके वजह से वो मेरे इजी टू सॉलो होता है. ठीक है, और ये क्विकली डाइजेस्ट भी हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे मेरी जैसे टैबलेट को हम लोग कैसे प्रोसेस कर रहे थे, हमने प्रोसेसेस देखी थी कि जब मैं टैबलेट बनाती हूँ तो हॉपर में से मेरा पाउडर आता है डाई में, और डाई के बाद पंच जो है उसको कॉम्प्रेस करता है. ठीक है, ये कॉम्प्रेस करने की वजह से कुछ कुछ ड्रग होती है जिसकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी जो है चेंज हो सकती है. कॉम्पैक्शन से उसको अफेक्ट होता है, या फिर वो कॉम्पैक्शन के वजह से, या फिर वो जो हॉपर में से पाउडर आ रहा था उसके वजह से मुझे वेट वेरिएशन देखने को मिलता है. तो ये सब प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम जो है उसको कैप्सूल फॉर्म में बना सकते हैं. उसका टैबलेट नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए उसको हम जो है कैप्सूल फॉर्म में जो है बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पैक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, यहाँ पे हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं. टाइटेनियम डाइऑक्साइड को हमने इतने बार पढ़ लिया कि ये ऑप्सीफायर होता है. ऑप्सीफायर का मतलब ये है कि जो सनलाइट से मेरे ड्रग को कोई भी अगर डैमेज
या कोई भी डिटोरिएशन इन केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है तो उसको ये जो है मास्क करेगा, ठीक है, उससे प्रिवेंट करेगा। यहाँ पे मेरी बायो अवेबिलिटी जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में मेरी बढ़ के दिखती है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट। कोई मुझे इसका रीज़न बता सकता है कि कैप्सूल में बायो अवेबिलिटी मुझे ज़्यादा क्यों देखने को मिल रही है? एनी आइडिया? जनरल सा है, क्यों मिल रही होगी? हमने ये बोला ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पाउडर कहाँ फिल हो रहा है और लिक्विड कौन से कैप्सूल में फिल हो रहा है, और यहाँ पे लिखा है कि बायो अवेबिलिटी जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की जो है ज़्यादा होती है। क्यों हो सकती होगी? प्लास्टिसाइजर कंटेंट, लेस फर्स्ट पास, नो डिसइंटीग्रेशन इन टैबलेट, मेडिकामेंट डोंट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कैप्सूल में ईजीली सोल्यूबल। जो आंसर मैं देखना चाहती हूँ नहीं मिल रहा है। डिसोल्यूशन फास्ट, और कुछ मॉइस्चर कंटेंट, डिसइंटीग्रेशन टाइम। सी, हमने ये बोला, चलो ठीक है, डिसइंटीग्रेशन टाइम को भी अगर हम एक साइड रखते हैं, ठीक है, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में मैं पाउडर फिल कर रही हूँ, ग्रैनुल्स फिल कर रही हूँ, या फिर थैलेट्स फिल कर रही हूँ। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हम लिक्विड फिल कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, बायो अवेबिलिटी सॉल्यूशन की ज़्यादा होती है, सस्पेंशन की ज़्यादा होती है, या फिर टैबलेट सॉलिड डोजेस फॉर्म की ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सॉल्यूशन की होती है, ठीक है। मेरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हमने क्या फिल करा हुआ है? लिक्विड फिल करा है, ठीक है। लिक्विड फिल किया मतलब अभी ये मैंने टैबलेट ली, कैप्सूल लिया, ठीक है। कैप्सूल को हमने क्या किया? सॉलो कर लिया, जीआईटी से होते हुए गई, उसका जिलेटिन जो है वो डिज़ोल्व हो गया। अभी क्या रिलीज़ होगा वहाँ से? सॉल्यूशन रिलीज़ होगा। सॉल्यूशन की बायोअवेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि वहाँ पे ना डिसइंटीग्रेशन का झंझट है, ना किसी भी चीज़ का मुझे वहाँ पे हिंडरेंस देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो सॉल्यूशन की जो बायोअवेबिलिटी वो फास्टर देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दी जो मेरे पाउडर वाले रहेंगे या फिर ग्रैनुल वाले रहेंगे, क्योंकि ग्रैनुल में भी हमें वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन वगैरह की प्रोसेस पहले करनी होगी, देन उसके बाद मेरा एब्जॉर्ब होगा। इसलिए यहाँ पर मेरी जो बायोअवेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की। इज़ इट क्लियर? बताओ। ओके, एक को ही हुआ, ठीक है, और सिर्फ 2 को ही हुआ। थोड़ा एनर्जी शो करो गाइस, ठीक है। अब आ जाओ सामने। ये है मेरी एडवांटेज की बात होगी। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जैसे हमने टैबलेट में देखा था कि टैबलेट में क्या हो रहा था, सबसे पहले वहाँ पे ड्रग आएगी, ठीक है, फिर उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर डिसोल्यूशन होगा, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जिलेटिन है, जिलेटिन में ड्रग भरा हुआ है, ठीक है, कैप्सूल बना के ड्रग भरा है। वो अगर ड्रग जो है या फिर मेरी जो कैप्सूल है वो क्या होगी? वो मेरे स्टमक में जाएगी। सबसे पहले मेरा जिलेटिन डिज़ोल्व होगा। डिज़ोल्व होने के बाद जो भी मेरी ड्रग है वो एक्सट्रीमली सडन मेरे स्टमक में रिलीज़ होगी, ठीक है। जो ऐसे सब्सटेंस जो है मेरे स्टमक में इरिटेशन कॉज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस क्या करेंगे? एकदम से एक्सप्लोड हो जाएंगे और इरिटेशन कॉज करेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि जहाँ पे हम KCl, KBr या फिर आयोडीन ऐसे सब्सटेंस नहीं यूज़ करते हैं जो एक्सट्रीमली सोल्यूबल मटेरियल हो, ठीक है। तो KCl, KBr और आयोडीन के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, और जो भी मेरे इरिटेशन कॉज करते हैं इस ड्रग को भी हम नहीं ले सकते, ठीक है। अभी जो मेरे हाइग्रोस्कोपिक ड्रग रहते हैं, जैसे समझ लो ये मेरा शेल है, ठीक है, जिलेटिन है, इसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से वन टाइम रिपीट क्या करना है? रिपीट ये बता दो, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ड्रग। मेरा कैप्सूल है, इसके अंदर ड्रग भरा हुआ है, ये ड्रग जो है वहाँ का मॉइस्चर खींच सकता है, जिसके वजह से मेरा ड्रग जो शेल है वो क्या हो सकता है? ब्रिटल बन सकता है, ठीक है। या तो फिर वो जो मेरा ड्रग है वो इफ्लोरेसेंस शो करेगा, जिसके वजह से वहाँ पे जो है मॉइस्चर रिलीज होगा,
ठीक है। मॉइस्चर रिलीज होने की वजह से जो भी मेरा कैप्सूल है वो क्या हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया मतलब मेरी ड्रग की कहीं ना कहीं जो फिजिकल स्टेबिलिटी थी वो ख़राब हो रही है। और अगर वो ब्रिटल हो गया तो वो जो सॉलो करने के लिए हमें ईजी हो रहा था वो सॉलो नहीं हो पाएगा। हमने ये दोनों टर्म इफ्लोरेसेंस एंड डिलिक्विसेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको फिजिकल फार्मेसी में जाके इस चीज़ को देखना होगा। ठीक है, ये मेरा डिसएडवांटेज है। बायो अवेबिलिटी की बात जो अंजलि ठाकुर कर रही है, बायो अवेबिलिटी इसकी ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि इसमें समझ लो सोल्यूशन फिल है। ये कैप्सूल मेरे स्टमक में गई, वहाँ पे मेरा जिलेटिन जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, डिज़ोल्व हो गया, तो वहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन बचा। सोल्यूशन का एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू द पाउडर, सस्पेंशन, एनी अदर डोजेस फॉर्म, इसलिए यहाँ पे जो है बायो अवेबिलिटी मुझे ज़्यादा देखने को मिलेगी। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ सामने टाइप्स ऑफ कैप्सूल। यहाँ तक किसी को कोई और इशू है? इज इट क्लियर? जनरल हमारा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से ऐसा कोई डाटा वाला क्वेश्चन नहीं है, बट ये एक चीज़ याद रखनी है कि KCl, KBr और आयोडीन को हम कैप्सूल में नहीं कोट करते हैं। बाकी ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि असर्शन रीजन या फिर मल्टीपल सिलेक्शन के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? फटाफट रिप्लाई करो, ख़त्म करना है हमें कैप्सूल। ओके, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ कैप्सूल है हमारे पास। टाइप्स ऑफ कैप्सूल में दो टाइप के हमने देखे, कौन सा? एक सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल, एक हो गया हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल। ठीक है, सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल, हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि सॉफ्ट जिलेटिन देखो एक यूनिफॉर्म मुझे डोज देखने को मिल रहा है, और हार्ड जिलेटिंग कैप्सूल में एक रेड पार्ट है और एक ग्रीन पार्ट है। तो एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं कैप और एक को बोलते हैं बॉडी। ठीक है, मतलब ये कैप अलग बनेगी, ये बॉडी अलग बनेगी, और इसको हम जो है मिक्स मतलब ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, तब मेरी ये जो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनेगी। तो इसको बोलते हैं 1 पीस, सॉफ्ट जिलेटिन को बोलेंगे 1 पीस, और हार्ड जिलेटिन को बोलेंगे 2 पीस कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल। तो यहाँ पे 2 पीस हो गया और ये 1 पीस हो गया। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये इतना है कि इसमें हम लोग प्लास्टिसाइज़र यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग प्लास्टिसाइज़र नहीं यूज़ करते, या फिर अगर यूज़ करते भी है तो बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिसाइज़र हमने ऑलरेडी देख लिया था क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इस चीज़ें और सामने भी आएगी जब आप सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में जाओगे। ठीक है, तो इसमें प्लास्टिसाइज़र है, इसमें नहीं है, बस इतना याद रखो अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको ये सिंगल दिख रही है, ठीक है, ये सिंगल दिख रही है, तो यहाँ पे जो ड्रग की फिलिंग और ये कवरिंग का मटेरियल वो एक साथ बनता है और एक साथ मेरी पूरी कैप्सूल बनती है। ठीक है, एक समय पे साइमल्टेनियसली। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्टी कैप्सूल बनेंगी। ठीक है, शेल्स बनेगी, एक कैप बनेगा, एक बॉडी बनेगा, फिर उसमें हम ड्रग को फिल करेंगे, दोनों को इनकैप्सुलेट करेंगे, फिर हमें जो है कैप्सूल देखने को मिलेगी। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, पहले एक शेल बनाओ, फिर ड्रग फिल करो, फिर ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे मेरा लेस वेट वेरिएशन एंड मोर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। जैसे हमने टैबलेट में देखा था कि रैट होलिंग होने के वजह से मुझे वेट वेरिएशन देखने को मिल रहा था। यहाँ पे देखो एक साथ ही सब बन रहा है, एक साथ सब बन रहा है, मतलब जितना आएगा उतना कैप्सुलेट करके जो है मेरी कैप्सूल बनेगी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अलग अलग बन रहा है, फिर मेरा ड्रग आएगा, तो वो ड्रग में हो सकता है कि पुअर फ्लो के वजह से मुझे वेट वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एडवांटेज है कि यहाँ पे कम वेट वेरिएशन है और यहाँ पे मुझे वेट वेरिएशन देखने को मिल सकता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरी हाई बायोअवेबिलिटी है, जो हमने डिस्कस किया कि क्यों इसकी हाई बायोअवेबिलिटी है, यहाँ पे लेस बायोअवेबिलिटी है। अब आ जाओ साइजेस के ऊपर। साइज़ में देखो मेरा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है वो ml से डिसाइड होता है। ठीक है, ये कहाँ से वेरी करेगा, 0.1 to 30 ml तक।
ठीक है, यहाँ तक मेरी कैप्सूल हो सकती है। यहाँ पे देखो हार्ड जिलेटिन में आपको ना साइजेस देखने को मिलेगी 000 से लेकर 5 तक, ठीक है, एक टेबल है 000 to 5। 000 जो होती है मेरी लार्जेस्ट कैप्सूल होती है, और जो 5 होता है मेरी स्मॉलेस्ट साइज होती है। इसको उल्टा याद रखना है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। वहाँ पे ऑप्शन था 5, ठीक है, 2 3 000, 00, सिंगल 0, ऐसा भी ऑप्शन रहता है। तो हमें क्या याद रखना है, 000 मेरा लार्जेस्ट है और 5 जो है वो मेरा स्मॉलेस्ट साइज है, ठीक है। फिर ये मेरा देखो डिसइंटीग्रेशन टाइम, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का मेरा डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का मेरा डिसइंटीग्रेशन टाइम कम है। ये हमने जब टैबलेट में डिसोल्यूशन वाला टेस्ट देखा था, डिसइंटीग्रेशन वाला टेस्ट देखा था, वहाँ पे हमने सबके टाइम जो है वो हमने देखे थे कि सॉफ्ट जिलेटिन में कितना लगता है, हार्ड जिलेटिन में कितना लगता है। तो सॉफ्ट जिलेटिन का डिसइंटीग्रेशन टाइम 60 मिनट्स है और इसका कितना है 30 मिनट्स, ठीक है। अभी आपको उल्टा याद रखना है। अगर मैं मॉइस्चर कंटेंट की बात करूँ तो हमें क्या लगता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है मतलब इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है मतलब इसमें मॉइस्चर जो है कम होगा, पर उल्टा है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में मॉइस्चर कंटेंट 6 to 10% ही है, और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में मेरा मॉइस्चर कंटेंट जो है 12 to 16% है, मतलब ज़्यादा है। तो आपको ये याद रखना है कि मॉइस्चर कंटेंट हार्ड में ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट कम सॉफ्ट में है, और यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन टाइम दोनों का उल्टा है। अगर सॉफ्ट है तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम ज़्यादा है, ऐसे याद कर सकते हो, S फॉर सॉफ्ट, S फॉर 60 या फिर 6%, ठीक है, ईजी। S फॉर सॉफ्ट, S फॉर 60 मिनट्स एंड X फॉर 6% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। और हार्ड जिलेटिन में फिर डायरेक्ट उसका उल्टा याद कर लो, यहाँ पे 60 है तो फिर यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे कितना होगा 12 होगा, 12 to 16%। यहाँ पे मेरा सॉफ्ट जिलेटिन में हम लोग लिक्विड फिल करते हैं, और हार्ड जिलेटिन में हम लोग क्या करते हैं, पाउडर करते हैं, ग्रैनुल्स करते हैं, बीट्स करते हैं और पैलेट्स करते हैं। कोई मुझे पैलेट्स बता सकता है कि होते क्या है, व्हाट आर पैलेट्स? Any idea about pellets? What are pellets? ये वर्ड मैंने 3 से 4 बार यूज़ किया। स्मॉल ग्रैनुल्स, आर दे आर स्मॉल ग्रैनुल्स? और किसी को कोई आइडिया? थीन स्ट्रक्चर NaCl का देखा है, ओके, NaCl के भी होते हैं। पाउडर इज कंप्रेस्ड डायरेक्टली अंडर द हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है, ठीक है। पैलेट्स का मतलब ग्रैन्यूल्स से थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर समझ लो, और टैबलेट से छोटा स्ट्रक्चर, मतलब छोटा छोटा कंप्रेस वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। स्मॉल पंच ग्रैन्यूल्स, बिल्कुल सही है। पहले ग्रैन्यूल्स बनेंगे, फिर पैलेट्स बनेंगे, और पैलेट्स के बाद फिर हम टैबलेट की बात करते हैं। टैबलेट एकदम बड़ा साइज हो जाता है, तो पैलेट्स मतलब छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स का कॉम्बिनेशन। सॉफ्ट जिलेटिन में मॉइस्चर क्यों कम है? क्योंकि इसमें प्लास्टिसाइजर है। प्लास्टिसाइजर इसको सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसका मॉइस्चर कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन इसलिए है क्योंकि इसका जो जिलेटिन है उसमें हमने प्लास्टिसाइजर यूज़ किया है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसको हम फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, हार्ड में वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मॉइस्चर कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम लोग मॉइस्चर कंटेंट इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हार्ड है, इसमें हम फिल भी पाउडर को कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ब्रिटल हो जाएगा, तो इसका हैंडलिंग में हमें डिफ़िकल्टी होगी। अगर वो थोड़ा सा भी ऐसा गिर गया समझ लो, या फिर अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो टूट जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल है। तो इसके ब्रिटलनेस को थोड़ा कम करने के लिए हमने मॉइस्चर कंटेंट जो है थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। और सॉफ्ट जिलेटिन में हमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्लास्टिसाइजर है। एम आई क्लियर विद दिस? Kritika, am I clear with this? Or are you clear with this? Okay. अब आ जाओ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पे, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को जैसे हमने डिस्कस किया 2 पीस होती है, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे देखो 000 मतलब क्या हो गया, मेरा लार्जेस्ट साइज़ हो गया। 5 जो हो गया मेरा स्मॉलेस्ट साइज़ हो गया। और यहाँ से जो 000 है जिसमें मेरा कितना देखो कितना कंटेंट आता है 822 mg, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रग हो गया।
और कंटेन यहाँ पे अगर ml में लूँ मैं इसको तो कितना है 1.37। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 000 वाले साइज में कितना ml आता है, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसको याद करना है ये टेबल को। तो व्हाट यू कैन डू इज, इससे 2 से 3 बार लिख के देखो। जैसे देखो 5 4 3 2 1 0 000 000 100 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 100 50 50 ऐड करो, ठीक है। 100 हुआ 150 200 250 300 450, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट 550 पे जंप मारना है और फिर डायरेक्ट 822 पे। तो ये 2 वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, बाकी यहाँ से यहाँ तक आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलर देखो, आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू याद रखो, एग्जैक्ट वैल्यू मत याद रखो। जैसे यहाँ पे लिखा है 015, ठीक है। तो 0.15, तो इसको देखो 15 से 25 हुआ, देन 30 40 50, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट 70 पे जाना है, फिर 90 पे जाना है, फिर 137 पे। तो ये 3 वैल्यू आपको याद करनी होगी कि यहाँ पे 75 आता है, 90 आता है, फिर यहाँ पे 13 आता है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, मतलब 137 आता है। तो इस टेबल को आप ऐसे याद कर सकते हो, या फिर अलग कोई आपका तरीका होगा तो आप उससे भी कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। इजी है, यहाँ से आपको 50 50 50 50 करते हुए जाना है, फिर 400 के बाद 500 भी याद कर सकते हो, फिर 500 के बाद सिर्फ 800 करना है, और यहाँ पे आपको सिर्फ 10 20 30 40 50, ठीक है। फिर 70 90 देन 137, बस इतना याद कर लो। अभी आ गया जिलेटिन, जो हमारे जहाँ से मेन एग्जैक्ट और क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 000 है तो कितना ml का कंटेंट आता है, 1 2 है तो कितना ml का कंटेंट आएगा। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अब आ जाओ जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जिलेटिन, इसको क्या बोलते हैं हम, पूरा जेल भी बोलते हैं, पूरा जेल, ठीक है। पूरा जेल ये हेट्रोजिनस प्रोटीन होता है। मुझे बता सकता है कौन सा प्रोटीन होता है ये जिलेटिन, कौन सा प्रोटीन होता है? किसी को पता है जिलेटिन कौन सा? ठीक है, एक आंसर आया। और मैम विच इज़ मोर करेक्ट, इज कैप्सूल साइज 00 हैविंग दिस 650 और आपके नोट्स में जो है 00। ब्रो अप्रॉक्सीमेटली लगा सकते हैं ना हम इसको, आप 650 बोल लो या 550, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। यू कैन प्रेफर दिस टेबल, ठीक है। वैसे आप देखो 100 यहाँ पे 450 तक कर लिया आपने, यहाँ पे 600 700 का भी कंटेंट आ सकता है ना 00 में, यहाँ पे डायरेक्ट 800 पे गया है वो। तो जो बीच की वैल्यू रहेगी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग दिया है, बट यही जो टेबल है आप इसको कंसिडर कर लो। अब आ जाओ, पूरा जेल हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। कोलेजन प्रोटीन होता है। कोलेजन प्रोटीन को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो एनिमल ओरिजिन से ये ऑब्टेन होता है। और इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, हाइड्रोलिसिस से। हाइड्रोलिसिस हम किसका करेंगे, एसिड या फिर अल्कलिन हाइड्रोलिसिस करेंगे। कहीं पे हम स्किन यूज़ करते हैं, कहीं पे हम टेंडन्स, कहीं पे लिगामेंट एंड कहीं पे बोन्स जो है हम लोग यूज़ करते हैं फॉर दी कोलेजन। लिखा ही है यहाँ पे कोलेजनस टिश्यू, राइट। यहाँ पे देखो एक पॉइंट आता है कि जो जिलेटिन होता है उसको हमें स्टोर करना होता है 45 डिग्री सेल्सियस पे एट 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यस, स्काल्फ स्किन या फिर पोर स्किन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस पे या तो फिर 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हम इसको जो है स्टोर करते हैं। इट इज़ गिवन बाय ICH गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये चीज़ एक पॉइंट याद कर लो। जो जिलेटिन होता है वो सोल्यूबल होता है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में एट द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, सोल्यूबल है। गुड फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल है, फ्लेक्सिबल होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसका कितना देखो 40% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 40% मेरा क्या रहेगा, कोलेजनस प्रोटीन रहेगा, और वॉल्यूम कौन सा रहेगा, मेरा वाटर रहेगा। इससे हम लोग जिलेटिन का प्रिपरेशन कराते हैं। और जब इसका मैं डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस कर दूँ तो ये मूव कर सकता है, मोबाइल होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अब आ जाओ, यहाँ पे 2 टाइप की जिलेटिन देखने को मिलेगी। आपको 2 बेसिस पे याद रखना है, एक स्किन के बेसिस पे, एक बोन के बेसिस पे। जो स्किन से बनती है वो टाइप A है, जो बोन से बनती है, ठीक है,
टाइप बी एंड बी फॉर बोन्स, ठीक है, इसमें ग्रीन बोन्स भी आती है, ठीक है। तो ये जो बी फॉर बोन्स है मतलब बी टाइप बी का जिलेटिन देगा, और ए फॉर ए वाला जो है वो स्किन वाला देगा, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है कि हमने बोला एक एसिड हाइड्रोलिसिस से मिलता है, एक अल्कली हाइड्रोलिसिस से मिलता है, ठीक है। तो ए फॉर एसिड, पहले ए फॉर एसिड वाला याद रखो, मतलब छोटा वाला याद रखो, क्योंकि ये भी ए से आता है बट ये अल्कली ट्रीटमेंट से बनेगा और ये एसिड ट्रीटमेंट से बनता है। एसिड कौन से यूज़ करते हैं हम लोग, HCl H2SO4, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करेंगे, उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे और उसमें से कोलेजन जो है उसको सेपरेट करेंगे। सिमिलर यहाँ पे बोन में हम लोग बोन को अल्कली में रखेंगे, ठीक है। अल्कली कौन सा है मेरा, मेनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें हम रखेंगे और उसमें से जो है कोलेजन को सेपरेट करेंगे, ठीक है। ये एसिड हाइड्रोलिसिस या अल्कलिन हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला भी पूछा गया है, स्किन एंड बोन, कि ग्रीन बोन किसका सोर्स होता है, टाइप बी, टाइप ए, टाइप सी, ऐसा भी ऑप्शन था, ठीक है। फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछते हैं, तो टाइप ए का मेरा pH 9, मुझे बता सकते हैं व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? फटाफट, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? pH एट विच सब्सटेंस इज न्यूट्रल, नेट चार्ज इज 0 एट pH, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो चार्ज रहेगा वो मेरा 0 रहेगा, क्योंकि जो मेरे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा टाइप ए जिलेटिन है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, pH 9, मतलब 9 pH पे वो पूरा न्यूट्रल होता है। फिर यहाँ पे देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बी का कितना है, मेरा 4.7 है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है कि इसका 9 है ए का, इसका आधा कर दो तो बी का आ जाएगा, आधा मतलब कितना होता है 9 का, 4.5, तो आप 4.7 याद कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी इसको बनाना कैसा है, तो ये देखो स्किन से बना रहे हम लोग, तो पहले हमने स्किन लिया, ठीक है, 5% उसको पहले HCl में डाला, क्योंकि ये मेरा एसिड हाइड्रोलिसिस है, तो HCl में डाला 10 to 30 आवर्स के लिए। फिर हमने उसको वॉश किया, उसका pH एडजस्ट किया, फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया, फिल्ट्रेशन किया, कूलिंग की, ड्राई की, तो फिर हमें क्या मिला, टाइप ए जिलेटिन मिला, ठीक है। टाइप बी में देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बोन लेते हैं, उसको पहले हम लोग HCl में डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बोन से किसी प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू द स्किन, इसलिए हम सबसे पहले उसको HCl में डालेंगे, कितने दिनों के लिए, 10 to 15 डेज़ के लिए। फिर हम उसको अल्कली में डालते हैं, लाइम में, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, 10%, 4 to 8 वीक्स के लिए। फिर हम उसको वॉश करेंगे, फिर pH एडजस्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, कूलिंग करेंगे एंड ड्राइंग करेंगे। ये मेरी टाइप बी जिलेटिन हो गई, ठीक है। आपको इसमें अगर परसेंट याद करना हो तो HCl का 5% ही है, देखो दोनों में 5% है, सिर्फ लाइन का जो है 10% है, तो ये आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अब अल्टरनेटिव देखो, जैसे हमने ये जो भी कुछ देखा वो क्या है, मेरा एनिमल ओरिजिन है, अगर स्किन भी ले रही हो तो एनिमल से ले रही हो, बोन भी ले रही हो तो एनिमल से ले रही हो। अगर ये एनिमल का यूज़ हमें नहीं करना है तो हम लोग ये दूसरी चीज़ें भी जो है यूज़ कर सकते हैं हार्ड जिलेटिन शेल बनाने के लिए। क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टार्च हाइड्रोक्सीसेट, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। HPMC यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको वेगी कैप्स बोलते हैं। फिर हम चिटोसन भी यूज़ करते हैं, पिपुलेंस भी यूज़ करते हैं, पोंडैक यूज़ करते हैं, ठीक है। पोंडैक याद कर लो, कोपॉलीमर ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल एंड मिथाक्राइलेट, ठीक है, पोंडैक। तो ये भी जो है एज अ अल्टरनेटिव हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, जो भी हमने प्रोसेस देखी टाइप, ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है, और ये साइजेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 लोगों को ही क्लियर है, मोर जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, ओके, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर, मेथड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल शेल। अब तो हमने ये जिलेटिन एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने उसको बाहर निकाल लिया, अब शेल कैसे बनानी है। तो शेल के लिए आपको बहुत इजी सा चीज़ है कि याद करना है, जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं ना, कपड़े को क्या करते हैं हम, सबसे पहले पानी में डुबोते हैं, मतलब डिपिंग कर रहे हैं,
ठीक है। डिपिंग करने के बाद हम उसको स्पिन करते हैं, ठीक है। स्पिन करने के बाद हम उसको ड्राई करते हैं, ठीक है। अगर उसका कुछ कटा है या कुछ हुआ है तो हम उसको सील मतलब ये करते हैं, क्या करेंगे, अगर मुझे उसको पर्टिकुलर शेप देना है तो हम उसको स्ट्रिपिंग करेंगे, ठीक है। स्ट्रिपिंग मतलब कटिंग वगैरह कर लेंगे। अब फिर अभी मैंने कटिंग कर ली, अब मुझे उसको जॉइन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगी, उसको जॉइन करूँगी, ठीक है। और जॉइन करने के बाद हम उसको प्रेस मारते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉलिशिंग। ये देखो, पहले डिपिंग किया, फिर स्पिनिंग किया, फिर ड्राइंग की, ठीक है। फिर क्या किया हमने, स्ट्रिपिंग किया, फिर हमने उसको ट्रिमिंग किया, फिर जोड़ दिया, फिर उसको हमने प्रेस लगा दी, मतलब उसको पॉलिश कर दिया। ये प्रोसेस होती है मेरी टोटल 45 मिनट्स, ये याद कर लो 45 मिनट्स की होती है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है ये देखो, डिपिंग मतलब ये मेरा जिलेटिन का सॉल्यूशन है जो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। ये मेरा जिलेटिन का सॉल्यूशन है, ये कुछ पिन्स होगी, मतलब एक बोल सकते हैं कि जैसे ये देखो ये पेन है, अगर मैं इसको जिलेटिन में डालूँ, ठीक है, तो जिलेटिन इसके ऐसे सराउंडिंग में लग जाएगा, ठीक है, सराउंडिंग में लग जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, इसको ड्राई करूँगी, तो फिर जब मैं उस जिलेटिन को निकालती हूँ तो मुझे ऐसा शेल देखने को मिलेगा। तो वही सिम देखो, यहाँ पे पहले मैंने डिप किया जेल में उसको, मतलब जिलेटिन में, फिर हमने उसको स्पिनिंग किया। स्पिनिंग इसलिए क्योंकि वो यूनिफॉर्म उसके ऊपर स्टिक हो जाना चाहिए, इसलिए हमने उसको स्पिन किया, ठीक है। फिर हमने उसको ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद मुझे शेल मिल गया, ठीक है। अभी शेल मुझे पर्टिकुलर साइज़ में तो नहीं मिला होगा, तो हमें उसकी स्टिपिंग करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी। अब कट करने के बाद हम लोग को, मैंने कैप अलग बनाई, बॉडी अलग बनाई, तो हम उसको जोड़ देंगे, उसको जॉइनिंग कर देंगे, फिर उसके बाद हम उसकी जो है पॉलिशिंग कर देंगे। तो ये आपकी जो है प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ये पूछा गया सीक्वेंस है और पूछेंगे भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो अभी ये देखो, फिर अभी हमारा ये बन गया कैप्सूल, शेल बन गई। शेल को हमने क्या किया, एक प्लेट में रखा, उसको हम बॉडी और जो कैप है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद उसमें हम जो मेरा एपीआई है या भी जो भी मुझे ड्रग उसमें फिल करना है, हम उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद उसको ज्वाइन कर देंगे, फिर उसको इंजेक्शन करेंगे। अब ये ज्वाइन करने की भी 2 प्रोसेस होती है, अभी सामने देखते हैं। अब आ जाओ पहले, सबसे पहले प्रोसेस के ऊपर। डिपिंग में हम जिलेटिन सॉल्यूशन में उसको डिप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर देखो, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना रहेगा मेरा, 50 डिग्री सेल्सियस। जो ये मेरी पिन है इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 22 डिग्री सेल्सियस। और डिप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं हम लोग, 12 सेकेंड्स के लिए। तो ये कंडीशंस जो है, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर स्पिनिंग कर रहे हैं हम लोग। स्पिनिंग क्यों कर रहे हैं, ये जो जिलेटिन इसमें लगा है वो यूनिफॉर्म इसके पिन्स के ऊपर लग जाए, इसलिए स्पिनिंग कर दिया। फिर हमने उसको ड्राई कर दिया, ठीक है। फिर हमने उसकी स्ट्रिपिंग कर दी, मतलब उसको जो है हमें यहाँ से निकालना है, समझ लो, ठीक है। तो इसको हमने किससे निकाला, ब्रॉन्ज जॉ से, ठीक है। ये पूछा गया है कि स्ट्रिपिंग के वक्त कौन सा मटेरियल है, तो ब्रॉन्ज है, ठीक है। फिर हमने उसकी ट्रिमिंग कर दी, मुझे पर्टिकुलर जो भी शेप में चाहिए उसमें मैंने ट्रिम कर दिया, उसको हम स्टेशनरी नाइफ से करते हैं। फिर हमने उसको ज्वाइन कर दिया दोनों के बॉडी को, फिर हमने उसको जो है पॉलिश कर दिया पॉलीमर्स से। आई होप आपको वो पॉलीमर्स याद होंगे जो हमने टैबलेट कोटिंग्स में पढ़ी थी। किसको याद है कोई पॉलिशिंग पॉलीमर जो हम लोग यूज़ कर रहे थे फॉर द पॉलिशिंग? यस, कैप एंड बॉडी अलग अलग बनती है। आपने 2 साइडेड वाली कैप्सूल देखी होगी ना, ये दिख रही है क्या यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिख रही होगी, ब्लू वाइट, एक हेड है एक बॉडी है, ये अलग बनेगा ये अलग बनेगा। फिर इसमें ड्रग फिल करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने की भी प्रोसेस होती है, ठीक है। और जो सिंगल रहती है, जैसे विटामिन ई की कैप्सूल्स देखी होगी, तो वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, वो एक साथ बनती है साइमल्टेनियसली। ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था ना, ये एक साथ बनता है, एक साथ होता है सब, यहाँ पे सब अलग अलग करते हैं हम लोग, ठीक है। किसी को याद नहीं है पॉलीमर जो पॉलिशिंग के लिए यूज़ कर रहे थे टैबलेट कोटिंग में? यूड्राजिड इंटरिक कोटिंग है, ये पॉलिशिंग के लिए नहीं यूज़ करते यूड्राजिड। स्ट्रिपिंग एंड ट्रिमिंग रिपीट। देखो स्ट्रिपिंग में ये जो पिन है इसमें से मुझे ये जो है शेल को निकालना है, तो ये ब्रॉन्ज जॉ से निकालते हैं, ठीक है। ये पिन है मेरी, समझ लो, इसमें जिलेटिन लगा है, अब ये ड्राई भी हो गया है, शेल बन चुका है मेरा, पर इसमें से ऐसे निकालना होगा ना, तो ये निकालने के लिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग बोलते हैं,
किससे करते हैं, ब्रॉन्ज जॉ से करते हैं। फिर अब पर्टिकुलर मुझे इसको शेप देना है, अभी एग्जैक्ट शेप में तो नहीं बना होगा, तो फिर हम इसको कट कर देंगे। कट किससे करेंगे, स्टेशनरी नाइफ्स रहेंगी उससे हो जाएगा कट, ठीक है। सॉर्बिटान, पॉलीयूरेथ्रल कहाँ, कार्नोबा वैक्स एंड बीज वैक्स, ये मेनली हम लोग जो है यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है अभी ये प्रोसेस। स्ट्रिपिंग एंड ट्रिमिंग समझा। स्ट्रिपिंग में सिर्फ हमें ये जो बना है इसको निकालना है, तो ब्रॉन्ज जॉ से निकालते हैं, और ट्रिमिंग में हम उसको कट करते हैं स्टेशनरी नाइफ से, ठीक है। अब वो मैंने बोला आपको कि कैप और बॉडी अलग अलग बनी है, अभी इसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए भी कुछ मेथड होगी। ऐसा तो नहीं ये इसको ले लिया उसको ले लिया फिट कर दिया तो वो टूट जाएगा, लीक प्रूफ नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मेरी बॉडी बनी, ये मेरा कैप बना, इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक जिलेटिन का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। जिलेटिन का सॉल्यूशन लेंगे और उसको जो है हम उसके ऊपर कवर कर देंगे। जैसे किसी भी चीज़ को जोड़ना हो तो हम ग्लू लगाते हैं ना, तो सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जिलेटिन लगाएंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे तो वो सील हो जाएगी। ये पहला तरीका। सेकेंड तरीका ये है कि हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो अल्कोहल 1% ऑफ वाटर एंड 1:1 का रेशो। मतलब अगर मैंने 50% वाटर लिया तो 50% अल्कोहल लेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और दोनों के बीच में लगाएंगे एज अ ग्लू, और फिर उसको जो है हम ड्राई करेंगे तो वो भी जो है हमें पैकिंग जो है शो करेगा। तो यहाँ पे दो टाइप की होगी, एक जिलेटिन बैंड सीलिंग हो गई, एक हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट सील हो गई, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको जोड़ते कैसे हैं, आराम से ग्लू लगा दो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके क्लीनिंग के प्रोसेस के ऊपर। अब मेरी टैबलेट बन चुकी है, सब हो गया है, इसको क्लीन करना है मुझे, तो हम लोग देखो 3 मेथड यूज़ करते हैं। एक पैन पॉलिशिंग यूज़ करते हैं। पैन पॉलिशिंग में हम एसिलेटेड कोटा टैबलेट जो हमने वहाँ पे देखा था, सेम कोटिंग पैन जो हमने देखा था वही है, ठीक है। तो वहाँ पे हम पॉलिश क्लीन करते हैं, पॉलिश करते हैं, ठीक है। पॉलीयूरेथेन यूज़ करते हैं या फिर चीज़ क्लॉथ जो है हम लोग यूज़ करते हैं पैन में, ठीक है। सिमिलर टू दी टैबलेट कोटिंग में जो किया था हमने वही। क्लोथ डस्टिंग में क्या करेंगे, जैसे हम लोग घर पे कैसे डस्ट साफ करते हैं क्लोथ से, सिमिलर वैसे ही जो क्लोथ है उससे जो है हम डस्ट रिमूव करते हैं। और यहाँ पे एक तो हम इनर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे यूज़ करते हैं कहीं पे नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है ब्रशिंग। ब्रशिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी चीज़ को साफ़ करना हो तो हम ब्रश से ऐसा साफ़ कर लेते हैं, मतलब कॉर्नर से अगर साफ़ करना हो तो सिमिलर हम जो है रोटेटिंग सॉफ्ट ब्रश होता है जो मेरा, जैसे समझ लो ये पूरा ऐसा मेरे पास प्लेट है कैप्सूल्स का, कैप्सूल्स बन के आई है, यहाँ पे कुछ ब्रश रहेगा जो ऐसा रोटेट होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्सूल्स आई, ये इसने रोटेट किया और उसको क्लीन कर दिया, तो ये होगी मेरी ब्रशिंग, ठीक है। अब कुछ मशीन्स है, इसमें से क्वेश्चन आता है और आएगा भी कि कौन सी मशीन किस लिए यूज़ की जाती है। बहुत सारी मशीन्स आपको देखने को मिलेगी, क्वांटिटी भी बहुत सारी दी होगी, पर इतने सारे पे हमें नहीं जाना है, हमें कुछ कुछ चीज़ें पे ही फोकस करना है। तो सबसे पहले आती है रोटोफिल, ठीक है। रोटोफिल हमारा देखो नाम में ही फिल लिखा है, मतलब कुछ तो फिल करती है। अभी क्या फिल करती है, पैलेट्स को। अगर मुझे कैप्सूल में पैलेट्स को फिल करना है तो मैं रोटोफिल यूज़ करूँगी। सेकेंड, रोटो वेट, नाम में वेट है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वेइंग का काम कर रहा है, तो टैबलेट का वेइंग करने का काम कौन करता है, रोटो वेट, ठीक है। फिर आता है वेरी कैप। वेरी कैप में भी यहाँ पे आपको वेट दिख रहा होगा, ये जो है वेरी, दिस इज वेट, मतलब ये शॉर्टनिंग करती है मतलब कैप्सूल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। मतलब अगर मुझे कैप्सूल को 1 ग्राम वाली को अलग करना है, 2 ग्राम वाली को अलग करना है, तो कौन करेगा, ये वेरी कैप करेगा, ठीक है। इसमें भी वेट वर्ड मुझे दिख रहा है। फिर आता है रोटो शॉर्ट, यहाँ पे भी मुझे शॉर्ट दिख रहा है, मतलब शॉर्टनिंग करता है, किसकी, फील्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल की जो है शॉर्टनिंग करता है रोटो शॉर्ट। फिर आता है एरवेका। एरवेका क्या करेगा, मेरा पॉलिशिंग करता है फिनिश्ड कैप्सूल की, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना पॉलिशिंग होती है लास्ट में, तो ये पॉलिशिंग करने के लिए हमारे पास कौन सी मशीन है, एरवेका है, ठीक है। फिर हमारे पास रोटेटिंग डाई प्रोसेस है, मतलब ये मेरे कैप्सूल में कुछ चीज़ें फिल करते हैं, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन है, क्वेलिसिल पूछा गया है कि क्या फिल करता है, तो लिक्विड फिल करने के लिए क्वेश्चन ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट यू यूज टू फिल लिक्विड इन अ कैप्सूल, एंड ऑप्शन में था क्वेलिसिल।
तो ये 2022 का क्वेश्चन है, तो समझ लो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेलिसेल हमारा लिक्विड फिल करता है एंड इलैंकोफिल अगर पूछा तो वो मेरा पाउडर फिलिंग करता है, ये याद करो। अगर एक्ोफिल पूछा ये भी मेरा फिल बल्क पाउडर, ठीक है, एक्ोफिल। फिर आता है कैप्सूल फिलिंग मशीन। यहाँ पे देखो दो टाइप की आपको याद रखना है, लिली टाइप एंड जनांसी टाइप। लिली टाइप जो होती है वो मेरी सेमी ऑटोमेटेड होती है और जनांसी जो होती है मेरी ऑटोमेटिक होती है। एकदम डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि किसका मैकेनिज्म क्या है क्या नहीं, जो चीज़ यहाँ पे मेंशन है उस पर ज़्यादा फोकस करो। और जो है मेरा सेचिड्रल PM60 ये जो है वो भी मेरी क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग मशीन है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रोटोफिल, रोटोवेट, वेरिकैप, रोटोशॉट, एरवेका, ठीक है। और ये मतलब टेबल ही इंपॉर्टेंट है जनरली देखा जाए तो यस, गो टू दिस टेबल। और अगर कुछ अलग से आपको कहीं से मिलता है कि ये मशीन भी है, पर्टिकुलर इसका ये काम है, बस उतना ही जाओ, इससे ऊपर मत जाओ, मैकेनिज्म वगैरह और क्वांटिटी के वगैरह ऊपर मत जाओ, ठीक है। फिर अभी कंडीशन, मेरा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को किस डिग्री पे स्टोर कर सकते हैं हम लोग, 35 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसकी स्पीड भी नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तक कभी नहीं पूछा गया है। 33 ईयर्स, आई मीन अभी तो 34 हो गया है, मतलब 2022 का भी पेपर पकड़ के 4 ईयर्स नहीं पूछा गया, तो अभी भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। कितने मशीन्स का याद कर लोगे। फिर प्रोसेसिंग एरिया क्या होता है, टेम्परेचर मेरा 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, होना चाहिए। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए मेरी, 30 to 45% इन द ऑपरेटिंग एरिया। तो जनरली याद रखो, एक तो ये बॉडी टेम्परेचर पे या तो फिर रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, इस पे ही ज़्यादातर ये जो है स्टोर होती है। अब इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो हमने बोला ना कि इसमें 12 to 16% मॉइस्चर है, तो उसको कैसे हमने डिटरमाइन किया, टोल्यून डिस्टिलेशन मेथड से। अब मुझे कोई बता सकता है कि एरोसोल का मॉइस्चर कंटेंट हमने किस मेथड से निकाला था, 2 मेथड थी वहाँ पे। एरोसोल का मॉइस्चर कंटेंट कार्ल फिशर, बिल्कुल सही है, और 2 मेथड से कार्ल फिशर बिल्कुल सही है, यस, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी को हम लोग 2 जगह वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, एक उसका मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए, सेकेंड हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा प्रोपेलेंट जो है वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगर टोल्यून डिस्टिलेशन मेथड आप पूछ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कैप्सूल्स, और ऑप्शन रहेगा टोल्यून डिस्टिलेशन मेथड, कार्ल फिशर मेथड, गैस क्रोमेटोग्राफी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या करना है, टोल्यून डिस्टिलेशन मेथड आंसर करना है, ठीक है, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज डन, एनी डाउट ऑन दिस, any doubt on this? Then we have soft gelatin capsules, बोलो फटाफट। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में तो कोई खास नहीं है, सेम चीज़ें वही है, रिपीट, कुछ चीज़ें बदलेगी, बाकी सब सेम है। हाँ, और एक पॉइंट मुझे ये बोलना था कि जो हम इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करते हैं, जैसे हमने बोला ना कि यहाँ पे हम लोग ड्रग को ऐड करेंगे, देखो फिलिंग हो रही है ड्रग की, तो ये ड्रग में भी जैसे डाइल्वेंट प्रेजेंट रहेंगे, कलरेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। वही सब चीज़ें हमने ऑलरेडी टैबलेट्स में कवर कर ली है, एसिपिएंट सब चीज़ें हमने कवर कर ली है, इसलिए वही चीज़ यहाँ पे मैंने रिपीट नहीं की। तो आपको ये लेके नहीं चलना है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट में सिर्फ ड्रग लिया और उसको भर दिया, ऐसा नहीं है। उसमें भी डाइल्वेंट्स होते हैं, उसमें कलरेंट्स होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, ऑपेसिफायर्स होते हैं, सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब आ जाओ सामने, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बेस्ट एग्जाम्पल, विटामिन की आपने कभी ना कभी कैप्सूल्स खाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा जिलेटिन और प्लास्टिसाइजर का अप्रोप्रिएट रेशो होता है। प्लास्टिसाइजर ही है जो इसको जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रही है, या फिर हम लोग इसमें ऐसे ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं या ऐसे लिक्विड यूज़ कर सकते हैं जो हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में नहीं यूज़ कर सकते। ये मेरी 1 पीस होती है, ठीक है, वो मेरी 2 पीस थी, अलग अलग बना रहे थे फिर जोड़ रहे थे। ये तो साइमल्टेनियसली इसका शेल भी बनता है और उसमें ड्रग भी तभी फिल होता है, मतलब
पॉकेट बनाएंगे, पॉकेट को वहीं पे सील कर देंगे, ये होती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। इसमें हम लोग क्या डिलीवर करते हैं, हाइड्रोफिलिक या फिर लिपोफिलिक लिक्विड्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉड लिवर ऑयल, कभी कभी हमें विटामिन डी वगैरह के लिए, विटामिन ए वगैरह के लिए ये सब कैप्सूल जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें जो कैपेसिटीज़ होती है अकॉर्डिंग टू द शेप होती है, अगर स्पेरिकल है तो वो मेरा 0.05 to 5 ml, ठीक है, ये कैपेसिटी जो है ml में है, ml, ठीक है। ओवॉइड है तो इसमें मेरा 0.05 to 7 ml तक आ सकता है। सिलेंड्रिकल है तो 0.15 to 25 तक, और पियर लाइक है मतलब 0.3 to 5। मैम जनरली विटामिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ही क्यों होती है, क्योंकि जो विटामिन होती है वो मेरी मेनली लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, या फिर लिक्विड फॉर्म में हम उसका सस्पेंशन बनाते हैं, या फिर इमल्शन बनाते हैं, या फिर सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे हमें पता है कि विटामिन हमें किससे मिलता है, कॉड लिवर ऑयल वगैरह से मिलता है, ठीक है, शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। अभी ऑयल है ऑब्वियसली लिक्विड है, लिक्विड को हम हार्ड जिलेटिन में नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग इसको सॉफ्ट जिलेटिन में देखते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ इसको बनाते कैसे हैं। हमारे पास 4 प्रोसेस है, सब प्रोसेस के डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक है हमारे पास प्लेट प्रोसेस, सेकेंड है मेरे पास रोटेटिंग प्रोसेस, रोटेटरी, ये मोस्ट वाइडली यूज़ होती है, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये रोटेटरी प्रोसेस की है। फिर आता है रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस, फिर आता है एक्वोजेल। एक्वोजेल ये जो होती है, जैसे हमने बोला कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में हम सिर्फ पाउडर फिल करते हैं और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में हम लोग सिर्फ लिक्विड फिल करते हैं, पर कभी कभी हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में भी पाउडर फिल करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस कुछ होते हैं कि कभी कभी हम लोग उसको सॉफ्ट जिलेटिन में करते हैं, क्योंकि सर्टन रीजंस होंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो सेमी सॉलिड भी हो। तो ये सब सॉलिड पाउडर को अगर मुझे सॉफ्ट जिलेटिन में फिल करना है तो वहाँ पे एक्वोजेल यूज़ होता है। अगर वहीं पे अगर मुझे यहाँ पे देखो बल्क पाउडर या फिर पाउडर को मुझे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में करना है तो यहाँ पे एक्वोफिल यूज़ होगा, और यहाँ पे शायद एक्वोजेल हो रहा है, ठीक है। दिस इज एक्वोजेल यूजिंग इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल टू द फिल सॉलिड पाउडर, एंड दिस इज एक्वोफिल। यहाँ पे मैं पाउडर फिल कर रही हूँ किसमें, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। तो ये 2 चीज़ याद रखना, कंफ्यूज मत होना। एक्वोजेल, जेल मतलब सॉफ्ट वाले में जहाँ पे जिलेटिन है, जहाँ पे प्लास्टिसाइजर है जिलेटिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पाउडर जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस कैसी हो रही है, मतलब फिल भी कैसे हो रहा है, कैप्सूल बन भी कैसे रही है। तो ये देखो, ये मेरी जिलेटिन की रिबन है समझ लो, ठीक है। अभी ये रिबन क्या हो रहा है, यहाँ पे आके एक साथ अक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ही मेरा ड्रग जो है इसमें फिल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे फिल मटेरियल है, मतलब यहाँ पे समझ लो मेरा ड्रग है। तो यहाँ से जिलेटिन आया, यहाँ से जिलेटिन आया, तो यहाँ पे देखो जिलेटिन का एक ऐसा गोल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, जो भी शेप रहेगा वो बनेगा उसमें। ऑलरेडी यहाँ पे देखो, जूम करूँ, यहाँ पे देखो यहाँ से ड्रग आ रहा है, यहाँ से जिलेटिन आ रही है, यहाँ से जिलेटिन आ रही है, दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगी, और यहाँ देखो मेरा इजेक्ट आउट ऐसे होती जा रही है, ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, सिर्फ यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से ड्रग फिल हुआ, दोनों का तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ, और यहाँ पे मुझे जो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मिली। क्लियर है क्या ये? है क्लियर? कुछ भी नहीं है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ड्रग फिल हो रहा है ऐसे करके बाहर, बस यही है, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं। आपको सिर्फ विजुअलाइज होना चाहिए कि ये सिंगल क्यों है, इसलिए मैंने ये डायग्राम डाली हुई है। अब आ जाओ फॉर्मुलेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। फॉर्मुलेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ऑलरेडी सबसे पहले हमारा शेल बनेगा, ठीक है। फिलिंग मटेरियल जाएगा उसमें, फिर फिलिंग प्रोसेस होगी। शेल जो मेरा, ये देखो जो हम जिलेटिन की बात कर रहे थे, उसमें क्या रहेगा, जिलेटिन रहेगा और प्लास्टिसाइजर रहेंगे। ऑब्वियसली सॉफ्ट जिलेटिन है तो प्लास्टिसाइजर रहेगा, ठीक है। दूसरे भी कंपोनेंट ऐड होते हैं पर कम एक्सटेंट में, सबसे ज़्यादा जिलेटिन और प्लास्टिसाइजर ही होता है। अब जो यहाँ का जिलेटिन होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, ये बहुत बार पूछा गया है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं,
ब्लूम स्ट्रेंथ से, विस्कोसिटी से, आयरन कंटेंट से, आपको क्वेश्चन मेनली यहाँ से देखने को मिलेगा और ये प्लास्टिसाइजर से, ठीक है। तो ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होती है मेरी? ब्लूम स्ट्रेंथ होती है मेरी मेजरमेंट ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ, मतलब वो जिलेटिन के में कितनी पावर है, ठीक है। और ये जो कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल्स। जितनी ज़्यादा मेरे जिलेटिन मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस होंगी, क्रॉस लिंक होगी, उतना ज़्यादा मेरे जिलेटिन में क्या रहेगा? कोहेसिव स्ट्रेंथ रहेगा। और ये किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? ये मेरे मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज़्यादा कोहेसिव स्ट्रेंथ, और जितनी ज़्यादा मेरी क्या रहेगी? जिलेटिन की क्रॉस लिंकिंग रहेगी। ये मेरी ब्लूम स्ट्रेंथ हो गई। अब इसको डिटरमाइन कैसे करना है? हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक जिलेटिन का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। कितना रहेगा वो? 6.66% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब वाटर में डालेंगे जिलेटिन कितना? 6.66%, ठीक है। ये हमने डाला। उसमें क्या करते हैं हम लोग? ये प्लास्टिक प्लंगर ऐड करते हैं। प्लास्टिक प्लंगर कितना? 4 mm का डेप्थ रहता है, ठीक है। 4 mm तक उसको अंदर डालेंगे। इसको फिर हम लोग क्या करते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं। कितने घंटे के लिए? 17 आवर्स के लिए, ठीक है। अब ये प्लास्टिक प्लंजर इसमें फिक्स हो गया है। अब ये प्लास्टिक प्लंजर निकालने के लिए मुझे ये प्लास्टिक प्लंजर को कितने वेट से खींचना होगा या फिर कितना वेट प्रोवाइड करना होगा, ये क्या होगी? मेरी ब्लूम स्ट्रेंथ का मेजरमेंट, ठीक है। मतलब मैंने पतीला लिया, जिलेटिन डाला, उसमें प्लास्टिक प्लंगर 4 mm तक डाला, इसको मैंने 10 डिग्री तक 17 आवर्स के लिए रखा। अब ये प्लास्टिक फिक्स हो गया है यहाँ पे। ये फिक्स प्लास्टिक को निकालने के लिए मुझे कितना वेट लग रहा है, इसको कितना वेट प्रोवाइड करना पड़ेगा? दिस इज़ माय ब्लूम स्ट्रेंथ। जनरली मेरी ब्लूम स्ट्रेंथ कहाँ तक चाहिए मुझे? मतलब अच्छा अगर मैं बोलूँ तो 150 to 250 ग्राम्स। मतलब जो भी मैंने प्लास्टिक प्लंगर लगाया है, इसको निकालने के लिए मुझे कितना वेट लगना चाहिए? 150 to 250 ग्राम्स, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, जितना ज़्यादा मेरा ब्लूम स्ट्रेंथ होगा उतनी ज़्यादा मेरी जो है जिलेटिन की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि ये जिलेटिन मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का है, इसमें क्रॉस लिंकिंग बहुत अच्छी है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। एम आई क्लियर विद दिस ब्लूम स्ट्रेंथ प्रोसेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकेंड है आयरन कंटेंट वाली बात। आयरन कंटेंट जो हमारा जिलेटिन में होता है वो मेरे 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है कैप्सूल में कुछ रिएक्शन शो करता है और कुछ कलरेशन, ब्राउन स्पॉट जो है शो करता है, इसलिए ये 15 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है। जो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक को ही क्लियर हुआ, बाकियों को नहीं हुआ कि कैसे निकालते ब्लूम स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज ब्लूम स्ट्रेंथ। इसके ऊपर क्वेश्चन जो भी हाईलाइट है उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। अब आ जाओ विस्कोसिटी के ऊपर। विस्कोसिटी, और इसमें आपको 2 चीज़ ये याद रखनी है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर चेन लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर वेट, मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो ब्लूम स्ट्रेंथ, और अगर चेन की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गई? मेरी विस्कोसिटी हो गई। अब इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? 6.66% सेम परसेंट यहाँ पे जो है वही है जिलेटिन, इसको हम 60 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, ठीक है। और 60 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग देखते हैं कि इसकी विस्कोसिटी कितना है। तो विस्कोसिटी हमारी नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? 25 to 45 मिलीपॉइज होनी चाहिए। ऑप्टिमम विस्कोसिटी होती है ये विस्कोसिटी से हम फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन टैकी होती है और नॉन ब्रिटल शेल जो है हमें मिलेंगे। मतलब ये जिलेटिन की विस्कोसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन आपको सेम है तो ये याद करोगे, ये याद हो जाएगा। सिर्फ डिटरमाइन का याद कर लो, ये 60 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरी ऑप्टिमम कितनी होती है? 25 to 45 मिलीपॉइज। और अगर मेरे पास नॉन टैकी, मतलब जो एक दूसरे से चिपकती नहीं है, टैकी मतलब चिपकना, आपने बहुत बार देखा होगा था ना, एक चीज़ दूसरे से चिपकती है, क्योंकि ये जिलेटिन वगैरह है तो ये एक दूसरे से चिपक सकता है, ठीक है, या चिपचिपा हो सकता है। तो ये सब प्रिवेंट कौन करेगा? जब मेरा इतना विस्कोसिटी रहेगा उसका। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसमें मुझे तो ये फिल्म फॉर्मिंग वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी,
विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, और गाढ़ा होने की वजह से जो मेरी फिल्म बनने की मुझे प्रॉपर्टी देखने को मिल रही थी वो ऑब्वियसली मेरा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा ना, क्योंकि हार्ड हो चुका है वो, या फिर उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। तो जो ऐसे हम लोग फिल्म बना रहे थे वो नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें ये विस्कोसिटी जो है इसी लिमिट तक रखनी होती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आ जाओ। हाँ, ये एक पॉइंट आपको याद रखनी है कि अगर मेरे पास हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, हमने डिस्कस किया कि हाइग्रोस्कोपिक जो होता है वो मेरी शेल को जो है वो ब्रिटल कर सकती है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो इसकी वजह से मेरा शेल जो है ब्रिटल हो सकता है। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल मतलब हमें कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे सिर्फ इतनी ही विस्कोसिटी चाहिए और इतनी ही ब्लूम स्ट्रेंथ चाहिए। तो हाइग्रोस्कोपिक के लिए हमें लो विस्कोसिटी 25 to 32 मिली पॉइंट्स मतलब लो विस्कोसिटी लगेगी, और हायर ब्लूम स्ट्रेंथ लगेगा। ठीक है, हायर ब्लूम स्ट्रेंथ कितना लगेगा मुझे, 180 to 250 तक जिलेटिन की मेरी जो है स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट याद रखो कि लो विस्कोसिटी एंड हायर ब्लूम स्ट्रेंथ मुझे लगेगा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए। अब हम आ जाओ प्लास्टिसाइजर के ऊपर, जो हम लोग मेनली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में यूज़ करते थे, हार्ड जिलेटिन में हम लोग नहीं करते। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमें सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इलास्टिसिटी देता है, पेटेबिलिटी देता है टू द शेल। पेटेबिलिटी मतलब मुझे वो लेने के लिए, सॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी जा रहा है, तो ये सब चीज़ें कौन करता है, प्लास्टिसाइजर। अब प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल कौन से, मेरा ग्लिसरीन है। ठीक है, क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स है, जिसमें मेरा सॉर्बिटॉल, जाइलोस, मल्टीटॉल आ जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हाँ, तो हार्डनेस ऑफ जो मेरा ये रहता है कैप्सूल शेल, मैं स्टक हो गई हूँ क्या, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके। जो मेरी हार्डनेस रहती है कैप्सूल सेल की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो मेरा प्लास्टिसाइजर एंड जिलेटिन का रेशो रहेगा। जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जहाँ पे मेरा प्लास्टिसाइजर ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा होते जा रहा है वहाँ पे देखो सॉफ्ट आ रहा है, यहाँ पे पहले कम है 0.4, देन 0.6, देन 0.8। यहाँ पे ग्लिसरीन मतलब ये प्लास्टिसाइजर है, देन यहाँ पे जिलेटिन है। तो यहाँ पे मेरा प्लास्टिसाइजर देखो 0.4 है, तो ये हार्ड है। मीडियम में क्या है मेरा 0.6 है, सॉफ्ट में क्या है मेरा 0.8 है, और जो ड्राई जिलेटिन है, जिलेटिन का रेशो हमें कांस्टेंट, तो ये रेशो के ऊपर हमें क्वेश्चन आता है। व्हाट आपको याद क्या करना है, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, 4, 6, 8, 1, 1, 1। जिलेटिन का रेशो हमें 1 रखना है, सिर्फ प्लास्टिसाइजर का बदलते हुए जाना है। ठीक है, तो ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ओरल यूज़ करते हैं, ऑयल बेस या फिर सेल सॉफ्टनिंग प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, सेल सॉफ्टनिंग प्रोडक्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चरर फॉर दी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए, जहाँ पे भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल यूज़ करेंगे। जहाँ पे टेम्परेट एरिया होता है, ठीक है, टेम्परेट एरिया वहाँ पे मीडियम वाली, और जहाँ पे हमारा कोल्ड एंड ड्राई एरिया होता है वहाँ पे हम लोग सॉफ्ट वाली जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें एकदम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सिर्फ यही रेशो में क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ ये एरियाज याद कर लो कि कहाँ पे हार्ड, कहाँ पे मीडियम, कहाँ पे सॉफ्ट जो है यूज़ होती है। फिर आता है मेरे पास अदर कौन से कंपोनेंट्स होंगे मेरे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में, जैसे हमने डिस्कस किया कि सब प्रिजर्वेटिव्स भी रहेंगी, अलग अलग चीज़ें भी रहेगी, ऑपिसिफायर रहेगा, सब रहेगा। तो यहाँ पे देखो प्रिजर्वेटिव में आपको ये वाला रेशो बहुत अच्छे से याद करना है, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन 4:1 रेशो में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, BHA यूज़ करते हैं, BHT, EDTA एंड सोडियम बेंजोनेट एज अ प्रिजर्वेटिव। फ्यूमेरिक एसिड यूज़ होता है यहाँ पे 1%। ये क्या करता है, मेरे जिलेटिन की सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करता है, और जो जिलेटिन की टैनिंग हो रही थी किसकी वजह से, अल्डिहाइड्स की वजह से, इसको कम करता है। फ्यूमेरिक एसिड, 2 एसिड है मेरे पास, एक फ्यूमेरिक एसिड, एक फॉर्माल्डिहाइड और फॉर्मोलिन, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है।
फ्यूमेरिक एसिड मेरी सोलिबिलिटी बढ़ाता है, अल्डिहाइड के टैनिंग को कम करता है। फॉर्माल्डिहाइड फॉर्मलिन जो होता है मेरी इसके डिसोल्यूशन को रिटार्ड करता है। मतलब देखो, अगर मैंने जिलेटिन मतलब कैप्सूल लिया, जिलेटिन एकदम से डिसॉल्व हो गई तो ड्रग जो है एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगा, जिसके वजह से मुझे इरिटेशन या फिर नोजिया, वोमिटिंग जैसे कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए हमें डिसोल्यूशन थोड़े धीरे धीरे रेट पे चाहिए। तो इसको कौन रिटार्ड करता है? इसको हम फॉर्माल्डिहाइड या फिर फॉर्मुलिन की थोड़ी सी कोटिंग कर देंगे, ठीक है। फिर इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं। कौन सा यूज़ होता है? इथाइल वैलिन यूज़ होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 0.1% में यूज़ होता है। SO2 मतलब सोडियम डाइऑक्साइड को हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसका डीकम्पोजिशन ऑफ जिलेटिन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑब्वियसली ये एनिमल ओरिजिन है, मतलब कहीं ना कहीं इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम सोडियम डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, 0.15% में। ऑपिसिफायर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। फ्लेवर्स में हमारा इथाइल वैलिन एंड एसेंशियल ऑयल्स हो गया वो। एंटी क्रैकिंग एजेंट, मेरे कैप्सूल में क्रैक नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ह्यूमेक्टेंट हम यूज़ करते हैं, कौन सा? पॉलयोल, ठीक है। मुझे बताओ ह्यूमेक्टेंट क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमेक्टेंट? ग्लिसरीन है, एग्जाम्पल नहीं पूछ रही हूँ। व्हाट इज ह्यूमेक्टेंट? ठीक है, प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस। हाँ, मॉइस्चर लॉस को जो है प्रिवेंट करता है ह्यूमेक्टेंट। तो इसमें जो भी कोई मॉइस्चर है इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पॉलियोल जो है इसमें यूज़ करते हैं। और इसमें बफर भी यूज़ होता है कि उसके पीएच में कुछ चेंज ना आए, क्योंकि हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पता है, पीएच का इफेक्ट होता है। इसलिए हमें अगर पीएच मेंटेन करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सोडियम फॉस्फेट जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ही बची है, यहाँ तक क्लियर है? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, बस आपका बेस एब्जॉर्प्शन वैल्यू एंड इवैल्यूएशन बस ख़त्म है। फिर इज़ इट क्लियर? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कुछ डाउट है? ठीक है, अब आ जाओ बेस एब्जॉर्प्शन के ऊपर। व्हाट इज़ बेस एब्जॉर्प्शन? बेस एब्जॉर्प्शन का मतलब है जितना मेरे पास पाउडर प्रेजेंट है, या फिर मेरे पास समझ लो जिलेटिन का पाउडर है। अब ये जिलेटिन के पाउडर को मुझे वेट करने के लिए, मतलब उसको गीला करने के लिए मुझे कितना लिक्विड लगेगा या फिर बेस लगेगा, इसको हम मेजर करते हैं। इसको ही बोलते हैं बेस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब बेस एब्जॉर्प्शन एंड मिनिमम पर ग्राम आर quantitative parameter to determine the minimum capsule size of encapsulation of suspension formulation। अभी सिंपल शब्दों में अगर इसके समझे हम लोग तो क्या होता है? ज़्यादा मेरी बेस एब्जॉर्प्शन वैल्यू रहेगी तो मेरा स्मॉलर साइज ऑफ द कैप्सूल रहेगा। इसका मतलब ये है कि समझ लो मेरे पास अगर पाउडर है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल है, इसमें मुझे पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब इसको एक साथ कंबाइन करने के लिए मुझे बहुत सारा पानी लगेगा। और जब ये कंबाइन हो जाता है, मतलब इसकी बेस एब्जॉर्प्शन वैल्यू जो है अगर मेरी ज़्यादा आती है तो मेरा जो साइज़ ऑफ द कैप्सूल रहेगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा लिक्विड यूज़ किया है जो कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मुझे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हायर द बेस एब्जॉर्प्शन वैल्यू स्मॉलर विद द साइज ऑफ द कैप्सूल, ये याद कर लो, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द लिक्विड बेस, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कैप्सुलेबल मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। मतलब मेरे पास 1 ग्राम का पाउडर है, इसको मुझे गीला करने के लिए एक लिक्विड बेस लगेगा। उसको जो मैंने जितना मुझे लिक्विड बेस लगा, जो लिक्विड बेस निकला, उसको जब हम ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं इसको हम बोलते हैं बेस एब्जॉर्प्शन वैल्यू। और जितना ज़्यादा बेस एब्जॉर्प्शन वैल्यू उतना कम साइज रहेगा मेरे कैप्सूल का। तो फॉर्मूला क्या है इसका? बेस एब्जॉर्प्शन इक्वल टू वेट ऑफ द बेस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड। मतलब दोनों का कंपेयर करेंगे कि 1 ग्राम था तो 1 ग्राम के लिए कितना लिक्विड लगा, ये मेरी बेस एब्जॉर्प्शन वैल्यू। अगर इसमें मुझे मिनिमम पर ग्राम निकालना है तो क्या करेंगे? बेस एब्जॉर्प्शन प्लस वेट ऑफ दिस सॉलिड को प्लस करेंगे, इसको इनटू करेंगे V/W से। व्हाट इज W? W इज द वेट ऑफ द मिक्सचर पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब मेरे टोटल मिक्सचर, मतलब बेस एंड सॉलिड का कितना टोटल वेट बन रहा है उसका वेट, और V मतलब मेरा मिनियंस होता है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम मुझे कितना लगा, तो ये हो गया मेरा मिनिमम पर ग्राम,
ठीक है। बस इसका जस्ट इतना समझो कि 1 ग्राम का सॉलिड है, उसको गीला करने के लिए मुझे कितना लिक्विड बेस लगा, दैट्स इट। दिस इज बेट एब्जॉर्प्शन वैल्यू। हायर द बेट एब्जॉर्प्शन वैल्यू स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ द कैप्सूल, बस इतना। अब ये जो बेट्स एब्जॉर्प्शन वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाइड्रोफिलिसिटी, लिपोफिलिसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है तो कितना लिक्विड लगेगा, लिपोफिलिक है तो कितना लिक्विड लगेगा, उसका पार्टिकल साइज कैसा है, उसका फिजिकल स्टेट कैसा है, उसकी डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट कितना है। अगर मेरी लोअर द बेस एब्जॉर्प्शन रही, हायर विल बी द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर एंड हेंस स्मॉलर विल बी द कैप्सूल। गलत कैसे लिखा है इधर? lower the base absorption of the solid, अच्छा of the solid, okay, higher will be the density of the mixture, yeah, hence the smaller with the capsule। इससे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे बेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉलिड की बात हो रही है और ये हमारी ओवरऑल बेस एब्जॉर्प्शन वैल्यू है। आप एक ही चीज़ याद करो, हायर द बेस एब्जॉर्प्शन वैल्यू स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ द कैप्सूल, बस इतना याद रखो, ठीक है। अगर मेरी डेंसिटी ज़्यादा होती है मिक्सचर की, ऑब्वियसली डेंसिटी ज़्यादा है मतलब वो डेंस बन रहा है, ठीक है, मतलब उसका एग्रीगेशन ज़्यादा हो रहा है, और जितना ज़्यादा एग्रीगेशन होगा उतना कम मेरा कैप्सूल का जो है साइज़ रहेगा, बस इतना याद रखो। अब आ जाओ इवैल्यूएशन ऑफ द कैप्सूल्स, बस इतना ही कंटेंट है, ठीक है। इवैल्यूएशन में हमारे पास ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, जो सेम हमने कहाँ पे पढ़ी थी, टैबलेट में पढ़ी थी। डिसोल्यूशन टेस्ट यहाँ पे ऑफिशियल में आती है, डिसइंटीग्रेशन, वेट वेरिएशन एंड परसेंटेज ऑफ मेडिकामेंट टेस्ट या फिर कंटेंट। मुझे बताओ, हमने वहाँ पे भी 4 देखी हुई थी, चौथी कौन सी थी वहाँ पे? जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेडिकामेंट टेस्ट है, वहाँ पे क्या थी? वहाँ पे 4 कौन से थे? फ्राइबिलिटी इज ऑफिशियल, यही तो मैं आंसर चाहती थी वैसे, पर फ्राइबिलिटी ऑफिशियल है या फिर अनऑफिशियल है? नॉन ऑफिशियल, ठीक है, अनऑफिशियल है ना, इसको वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते। वहाँ पे हमने क्या देखा था? डिसोल्यूशन टेस्ट देखी थी, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट देखी थी, वेट वेरिएशन देखा था और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी देखा था, बिल्कुल सही है, ठीक है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो वहाँ पे जो हमने कंडीशंस देखी थी सेम हमारे कैप्सूल के लिए भी आती है। हमने डिसोल्यूशन अपैरेटस में वो 7 डिसोल्यूशन अपैरेटस देखे थे। मुझे बताओ कैप्सूल के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 में से पहला कौन सा था मेरा? बास्केट था, फिर पैडल था, देन उसके बाद कौन सा था? हमने पूरे ट्रिक से याद किया है, साइकिल से उसको याद करा था। अब मुझे बताओ कि वो टेबल में मैंने मेंशन किया था कि टैबलेट के लिए ये यूज़ करते हैं, कैप्सूल के लिए ये वाला यूज़ करते हैं, ट्रांसडर्मल पैच के लिए ये यूज़ करेंगे, बास्केट करेंगे और पैडल यूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आज आइडेंटिफाई करना कि कैप्सूल के लिए कौन सी, वही टेबल में दिया हुआ है तो वही टेबल में देखना, बस यहाँ से और कोई आपको ऐसा क्वेश्चन बनते हुए नहीं दिखेगा। कैप्सूल के एवैल्यूएशन से कभी आपको क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, और दिखेगा भी तो सेम आपको जो आपने टैबलेट्स में पढ़ी है वही सेम कंडीशंस है, मतलब जो भी उसमें परसेंटेज का वेट या डिफरेंस आ रहा था, डिसोल्यूशन कितने समय के लिए क्या, ये सब वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब अनऑफिशियल में देखो, अनऑफिशियल में इवैल्यूएशन ऑफ शेप करेंगे, साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है, थिकनेस कैसा है, लीकिंग टेस्ट फॉर द सेमी सॉलिड एंड द लिक्विड इंग्रेडिएंट फॉर द सॉफ्ट कैप्सूल। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट आपको इवैल्यूएशन पैरामीटर जो है देखने को मिलेगी। एकदम इसके भी कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और डिटेल दिया भी नहीं है, इसको इंग्लिश ही किया हुआ है, अगर आप इसमें भी देखते हो लैकमेन में, ठीक है। अभी मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्सूल होती है। एक है मेरे पास सस्टेन रिलीज कैप्सूल है, एक इंटरिक कोटेड है, रेक्टल कैप्सूल्स है, फिर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स है। सस्टेन रिलीज कैप्सूल में मतलब जहाँ पे भी समझ लो कैप्सूल में मैंने जैसे बोला इमीडिएट रिलीज होता है, जिसके वजह से मुझे इरिटेशन एंड सब चीज़ें देखने को मिलेगी, या फिर मुझे कोई ऐसा डोजेस फॉर्म चाहिए जो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज़ करे, तो इसमें मैं सस्टेन रिलीज कैप्सूल को दे सकते हैं। यहाँ पे 2 फॉर्म, मतलब एक ही ड्रग में या एक ही कैप्सूल में मुझे 2 टाइप के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। एक जो मेरा इमीडिएट रिलीज हो जाता है, मतलब समझ लो एक कैप एक बॉडी है, एक कैप जो है वो इमीडिएट रिलीज हो जाती है और जो बॉडी होती है वो जो है धीरे धीरे रिलीज़ करती है पोर्शन, या फिर एक ही कैप्सूल में 2 पार्ट है,
ठीक है। तो आपको एक इमीडिएट पोर्शन देखने को मिलेगा, और जहाँ पे मुझे सस्टेन एक्शन चाहिए वहाँ पे ये सस्टेन पोर्शन जो है काम करेगा, तो इसको हम बोलेंगे सस्टेन रिलीज कैप्सूल, ठीक है। फिर आ गया इंटरिक कोटिंग। इंटरिक कोटिंग में जहाँ पे मुझे स्टमक में नहीं करना है ड्रग को रिलीज, मुझे इंटेस्टाइन में करना है, तब मैं क्या करूँगी, इसको कोटिंग कर देंगे हम सेलुलस एसिड थैलेट वगैरह से, जितने भी थैलेट्स हैं हमारे। मुझे बताओ यूड्राजेट कौन सा यूज़ होता है इंटरिक कोटिंग में? इंटरिक कोटिंग में यूट्राजेट कौन सा यूज़ होता है? ई होता है, एल होता है, आर होता है, एस होता है। एक ने एल दिया है, एक ने ई दिया है, और किसी को आंसर ऐड करना है इसमें? एफ नहीं ई, दो ही जनों को आंसर पता है इसका? इतना पढ़ने के बाद क्या मतलब? रिवीजन करो, रिवीजन। इंटरिक कोटिंग में यूट्राजिन ई को छोड़ के बाकी सब यूज़ होते हैं। देखो ई लिख रहे हो, ई ही जो है जो इंटरिक कोटिंग में नहीं यूज़ होता है, ई जो होता है नॉन इंटरिक कोटिंग में यूज़ होता है, ऐसे ही याद करना है। ई फॉर एक्सेप्ट, E for accept, so Eudragit E is not used in the enteric coating, and LNR this is used in the enteric coating, ठीक है। फिर आता है रेक्टल कैप्सूल। अगर मुझे रेक्टल डोजेस फॉर्म बनाना है तो हम लोग रेक्टल कैप्सूल्स बना सकते हैं। फिर मैंने जो आपको ये बात की कि आँखों में जब इन्फेक्शन हो जाता है कुछ भी, तो हम लोग वो ऑप्थेल्मिक वाला ट्यूब लेके आते, ट्यूब नहीं बोलूँगी, उसका कैप्सूल होती है, वो लेके आते हैं। तो उसमें देखो मेरे कौन से अवेलेबल है, जेंटामाइसिन है, क्लोरमफेनिकॉल है, जियाज़ैंथिन है, असाइक्लोवीर है, जो भी कुछ आई में इन्फेक्शन हो रहा है उस सब चीज़ों को भी हम लोग जो है कैप्सूल्स फॉर्म में जो है मिलता है और उसको हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कैप्सूल। समझा? कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। जो जो मैंने आपको हाईलाइट करके दी है ना चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टेबल्स इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको अगर प्रोसेस वगैरह समझ गई होगी तो इट विल बी ईजी फॉर यू, अगर कोई भी असर्शन रीज़न या कुछ भी आता है इसके ऊपर। ठीक है, समझा या नहीं समझा? दो ऑप्शन है, चार भी नहीं दे रही हूँ। समझा नहीं समझा, और तीसरा ऑप्शन ले लो बीच बीच का समझा। क्लियर है? ठीक है। और जो नए बच्चे थे उनका क्या हाल है? उनको समझा? पहला लेक्चर था उनका आज। कौन थे वो बच्चे? भाग गए क्या? वही बच्चे भाग गए शायद। देख रहे होंगे यार कुछ भी पढ़ाती है मैम तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भागो यहाँ से। थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है। उसके लिए फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। और कोई इशू है किसी को किसी रिलेट? अभी हमारा सिर्फ सपोजिटरी बचा हुआ है, सस्पेंशन इमल्शन करेंगे हम लोग, देन खत्म, वी आर फिनिश्ड विद दिस। एनीथिंग एल्स? किसी को कोई इशू? तबीयत तो नहीं ख़राब है ना किसी की? वैसे भी अभी ठंडी आ रही है तो अपनी हेल्थ की थोड़ी सी रखना, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। हेल्थ रहेगी तो पढ़ पाओगे, नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा। ओके, सेमी सॉलिड्स हो गए ना, सपोजिटरी के पहले वही लेंगे हम लोग, ठीक है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन है इसमें, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, माइक्रो इनकैप्सुलेशन ले लेंगे थोड़ा, क्योंकि वही चीज़ जो हमने कोटिंग में देखी थी टैबलेट के वही है, और उसमें हम लोग फिर सेमी सॉलिड शुरू करके सपोजिटर्स ले लेंगे। उसमें से भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है उसके ऊपर। सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ हम लोग जो है कवर करेंगे उसमें, ठीक है। तबीयत सब ठीक रखो, कोई इशू हो। आई नो मैं मतलब अभी बहुत दिनों से थोड़ी ज़्यादा अपने चीज़ों में हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बट फॉर श्योर अभी आप करते हो मैसेज तो ठीक है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे जो भी कोई इशू है। फील फ्री टू रीच मी। यस, इस मंथ में मंथ में नहीं, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। माइक्रो इंस्क्रप्शन एक डिफरेंट टॉपिक, हाँ
माइक्रो इनकैप्सुलेशन में सिर्फ आपको प्रोसेस के नाम याद रखने हैं और किस प्रोसेस में क्या होता है, बस उतना ही। ये सेम चीज़ हमने जब टैबलेट की कोटिंग देखी थी उसमें भी देखा था हमने, एसिडेटेड कोटा, पैन कोटिंग, ये सेम चीज़ हमने वहाँ पे देखी है, तो वही चीज़ रिपीट होगी। ठीक है, वही है माइक्रो इनकैप्सुलेशन में, कोई नहीं है। कोअसर्वेशन आता है, ये सब चीज़ें आपको, एयर सस्पेंशन वाली विस्टर प्रोसेस, ये चीज़ हमने जो देखी है वही चीज़ आएगी, नथिंग एल्स। ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सब भाग रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, खाना वाना खाओ और पढ़ाई करो।